डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम आपको कृषि से संबंधित तमाम जानकारी देते हैं और आज के इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्या कुछ मंत्रालय से खास जानकारी है। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि सम्मेलन से प्रगति की ओर क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ चर्चा करेंगे विज्ञान और किसान को लेकर और साथ ही साथ हम जानेंगे सफल किसान के बारे में और इसी कार्यक्रम में हम अंत में जानेंगे फार्मिंग इंडिया के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन की। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कृषि मंत्रालय से क्या कुछ खास आज हम आपके लिए लाए हैं। इन दिनों उर्वरक का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती की तरफ ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती कैसे की जाती है, इसके बारे में कृषि भवन स्थित डीडी किसान के स्टूडियो से ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के फसल विभाग के उप आयुक्त सुधीर सिंह भदौरिया जी। आइए जानते हैं। आज हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे जीरो बजट प्राकृतिक खेती भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जीरो बजट यानी इसमें कोई लागत या खर्चा नहीं आता है और उत्पादन भरपूर मिलता है, अच्छा मिलता है। इस पद्धति को भारतवर्ष में सुभाष पालेकर जी ने इसका काफ़ी विकसित किया और प्रचार प्रसार किया और उनके द्वारा लिखित पुस्तकें वगैरह भी हैं। किसान भाई उससे भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में। और यह पद्धति सुभाष पालेकर जीरो बजट फार्मिंग के नाम से भी जानी जाती है। इस पद्धति के 4 प्रमुख घटक होते हैं: बीजामृत, जीवामृत, वपासा और आच्छादन। जो बीजामृत होता है वह जो बीज उपचार के लिए काम में आता है। इसमें नीम है, नीम की पत्तियां हैं, उसका पेस्ट है, तंबाकू है और हरी मिर्च है। इसको मिलाकर एक पेस्ट सा तैयार किया जाता है जिससे बीज उपचार करते हैं, जिससे कि कीट व्याधियाँ दूर रहती हैं और बीज उपचार के लिए भी किया जाता है इसका उपयोग। साथ ही जो जीवामृत होता है यह खाद के रूप में उपयोग होता है, जिसमें कि गाय का गोबर, गौमूत्र, दलहनों का कुछ आटा, गुड़ और इन सब को मिलाकर जीवामृत बनाया जाता है, जो कि खाद के रूप में काम करता है। और इसका जो वास्तविक इसके पीछे का जो विज्ञान है वह यह है कि जीवाणुओं की संख्या इससे बढ़ती है। उपयोगी जो जीवाणु होते हैं जो कि हमें मदद करते हैं उत्पादन बढ़ाने में। आच्छादन जो होता है वो मल्च जो हम लगाते हैं, प्राकृतिक मल्च होता है, जिससे कि ऊपर की जो मिट्टी होती है, ऊपर की लेयर, उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं और प्राकृतिक मल्च लगाते हैं, जिससे कि उत्पादन अच्छा मिलता है। इसके अलावा जो आज वपासा है, वपासा में क्या होता है किसान भाइयों, वायु के और पानी के कण मिलकर ऐसी प्रक्रिया करते हैं कि जिससे कि पानी की भी कम आवश्यकता होती है, पानी भी कम लगता है, सिंचाई भी कम लगती है। तो किसान भाइयों, अगर आप इस पद्धति को अपनाते हैं तो ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी बहुत अच्छा है। रसायन मुक्त खेती होती है और इसका सबसे अच्छा भाग यह है कि यह कम लागत में आपको भरपूर उत्पादन मिलता है। चलिए अब चलते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर। हाल ही में दिल्ली स्थित पूसा में बीपी पाल ऑडिटोरियम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अपना स्थापना दिवस मनाया। आइए देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली ने अपना स्थापना दिवस समारोह मनाया। इस अवसर पर IARI पूसा के निदेशक डॉक्टर AK सिंह, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के संयुक्त निदेशक डॉक्टर रवींद्रनाथ पडारिया एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक उपस्थित थे।
स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा पिछले 1 वर्ष के दौरान हुए महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। संस्थान द्वारा अनेक किस्मों को इजाद किया गया। संस्थान ने आने वाले वर्षों में दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। इस अवसर पर कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार ने कहा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है और जो स्थापना दिवस जब भी कोई मनाया जाता है तो आदमी देखता है कि हमने पहले क्या अचीव किया और आगे क्या अचीव करना चाहते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पे कि जो चावलों की नई वैरायटीज़ जो यहाँ से निकल कर आई हैं और पूरे हिंदुस्तान में किस तरीके से फैली हैं। अभी इसी तरीके से मक्के की भी नई वैरायटी उन्होंने निकाली है जो भी पूरे देश में एक नया रूप धारण करेगी। इसके अलावा गेहूं की जो नई नई वैरायटी है वो जिस तरीके से किसानों तक पहुंच रही हैं तो उसमें IRI का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब इसी तरीके से दालों में भी ये नया शोध कर रहे हैं क्योंकि अभी हम करीब 3 लाख टन जो दालें हैं बाहर से अपने देश में लेकर आते हैं तो ये चाहते हैं कि दालों को भी हम अपने देश में पूरा आत्मनिर्भर बनाएं। उसी तरीके से जो तेल की नई नई किस्में हैं उसके अंदर भी नई ये वैरायटीज़ डेवलप कर रहे हैं क्योंकि तेल के लिए भी हम बाहरी देशों के ऊपर निर्भर हैं। करीब हमारी 25 टन तेल की खपत है लेकिन हम सिर्फ 10.5 लाख टन के आसपास ही पैदा कर पाते हैं तो 15 लाख टन हम बाहर से लेकर आते हैं। तो तेलों में भी हमें बहुत ज़्यादा शोध की ज़रूरत है और उसमें हमारे IRI जैसे संस्थान नई नई तकनीकों के द्वारा नई वैरायटीज़ के द्वारा अपना नया रोल अदा कर रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली के निदेशक डॉक्टर AK सिंह ने कहा, आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जिसको हम पूसा संस्थान के नाम से जानते हैं उसका आज 119वां स्थापना दिवस था। हम जानते हैं कि संस्थान की स्थापना सन 1905 में पूसा बिहार समस्तीपुर ज़िले में की गई थी और आज हम संस्थान का स्थापना दिवस मना रहे हैं, इसका जन्म दिवस मना रहे हैं। इसके लिए सभी संस्थान के कर्मचारियों को और छात्रों को, किसान भाइयों को मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। संस्थान हरित क्रांति का जननी रहा है और इस वर्ष फसलों की करीब 25 नई प्रजातियां विमोचित की गई। इसके साथ साथ फल, फूल और सब्जियों की 45 किस्में विकसित की गई और उनको विमोचन किया गया, किसानों को दिया गया। अगर हम बात करें बासमती चावल की तो इस बार संस्थान के द्वारा विकसित बासमती चावल के किस्मों के निर्यात से देश को करीब 45,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का अर्जन हुआ है जो एक नया कीर्तिमान है अपने आप में। उसी तरह से हमने कुछ नए शोध किए हैं। चावल में 2 नई किस्में मोटे धान में जो परमल कैटेगरी में आते हैं उसमें पूसा 2090 और पूसा 1824 का विकास किया है। ये दोनों किस्में करीब 125 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती हैं और इनकी पैदावार की क्षमता जो है पूसा 44 के बराबर है, करीब 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर की होती है। अभी ये दोनों किस्में दिल्ली राज्य के लिए विमोचित की गई हैं और ये उपयुक्त पाई गई तो पंजाब और हरियाणा के लिए भी इनका विमोचन किया जाएगा। उसी तरह से गेहूं की अगर हम बात करें तो संस्थान के द्वारा विकसित किस्में करीब 50 मिलियन टन का योगदान देश के खाद्यान्न भंडार में करती हैं और करीब 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में यहाँ किस्में उगाई जाती हैं। जो हमारी बहुत प्रचलित किस्म थी HD 2967 और ये कुछ कालांतर के बाद पीला रतुआ जो लगता है उसके लिए संवेदनशील हो गई थी। इसका सुधार करके HD 3406 एक नई किस्म विकसित की गई है जिसमें पीला रतुआ नहीं लगता है लेकिन हर माने में ये 2967 के जैसी है। उसी तरह से एक और नई किस्म 3386 HD 3386 विकसित की गई है। यह जो है सभी रतुआ रोग के लिए रोधी है और साथ ही साथ इसकी पैदावार 2967 से करीब 5 से लेकर 10% ज़्यादा आती है। शिक्षा के क्षेत्र में संस्थान ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। संस्थान में स्नातक कक्षाएं शुरू हो गई। पहले यहाँ पर MSc और PhD की पढ़ाई होती थी, अब हम अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई भी कर रहे हैं। BSc एग्रीकल्चर, BSc बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक इंजीनियरिंग और उसके साथ साथ BSc कम्युनिटी साइंस, इन सभी विषयों की स्नातक स्तर पर शिक्षा दी जा रही है। आइए अब बात करते हैं विज्ञान और किसान की। बदलते मौसम के साथ साथ किसानों को, पशुपालकों को
अपने पशुओं की देखभाल और उनके रहने का प्रबंध करना होता है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होता है। ऐसे में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब को लेकर हमने आपके लिए खास रिपोर्ट तैयार की है। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। अप्रैल के माह में तापमान में इजाफा होने लगता है। ऐसे में पशुपालकों को दूधारू पशुओं की खास देखभाल करनी चाहिए। दिन में धूप तो सुबह शाम तापमान कम होता है। इस तापांतर का पशु के सेहत पर सीधा असर पड़ता है। पशुपालकों को चाहिए कि वो पशुओं को ज्यादा से ज्यादा हरा चारा उपलब्ध कराएं। हरे चारे में 70 से 90% पानी होता है, जो पशु के शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता। लेकिन इस मौसम में हरे चारे की उपलब्धता कम होती है, इसलिए पशुपालकों को समय रहते इसका प्रबंध कर लेना चाहिए। इसके लिए पशुपालक मार्च अप्रैल माह में मूंग, मक्का, काउपी, लोबिया जैसे हरे चारे की बुआई कर दें, जिससे गर्मी के मौसम में पशुओं को हरा चारा उपलब्ध हो सके। इस समय भी पशुओं को संतुलित आहार दें। अधिक कार्बोहाइड्रेट वाला आहार देने से बचें। इसके अलावा पशु को एक दिन में कम से कम 3 बार पानी पिलाएं। पशु को पानी में थोड़ी मात्रा में नमक व आटा मिलाकर पानी पिलाना भी बेहतर होता है। शरीर का तापमान नियंत्रित रखने के लिए पशु को प्रतिदिन नहलाएं। इसके अलावा दुधारू पशुओं में दुग्ध उत्पादन को बनाए रखने के लिए पशुओं का आवास साफ सुथरा व हवादार होना चाहिए, जिसका फर्श पक्का व फिसलन रहित हो। साथ ही मूत्र व पानी की निकासी की भी बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। आवास की छत भी ऐसी होनी चाहिए जो गर्मियों में अधिक गर्म न रहे। अधिक गर्मी के दिनों में छत पर 4 से 6 इंच मोटी घास फूस की परत या छप्पर डाल देना चाहिए। पशु आवास की साफ सफाई करें। आवश्यकता होने पर रंगाई पुताई भी कराएं। पशु आवास में सीलन हो तो उसे जल्द से जल्द ठीक करा लें। इसके साथ ही इस मौसम में पशुओं को कई तरह के रोगों के होने का खतरा भी बढ़ जाता है। पशुओं को खुरपका, मुंहपका रोग से बचाने के लिए टीका लगवाएं। यदि पशुओं को जुलाई अगस्त महीने में टीका लगाया गया था तो उन्हें दोबारा टीका लगवाएं। साथ ही समय समय पर पशु चिकित्सक से सलाह भी लेते रहें। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। बने रहिएगा दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। चलिए अब बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। बहुत से किसान कृषि स्टार्टअप के द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान है जो गुड़ उत्पादन के जरिए नाम कमा रहे हैं। आइए मिलवाते हैं। गुड़ एक बिना शोधित प्राकृतिक चीनी है। प्राकृतिक गुणों के चलते ही इसे औषधीय चीनी भी कहा जाता है। गुड़ बनाने के मामले में भारत सबसे ऊपर है। कुल उत्पादन का 70% से अधिक गुड़ हमारे देश में ही बन रहा है। भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसे गले और फेफड़ों के संक्रमण में फायदेमंद बताया गया है। गुड़ में ऐसे खनिज और विटामिन होते हैं जो कि शोधित चीनी में नहीं पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक और कुछ मात्रा में तांबा पाया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुड़ शरीर को ऊर्जा देता है। मैं
ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਣਾ ਗੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ। ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕੁਝ, ਚਲੋ ਲੇਬਰ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ, ਵੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸੈਟਅਪ ਜੋ ਆ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਖਾਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਿਮਟ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਸੈਟਅਪ ਲਈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੇਖੇ ਆਪਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਟਅਪ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਏ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਦਿਨੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵੱਧ ਮੰਗਣੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਵੱਧ, ਵੀ ਚਲੋ ਸੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਾੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਬੰਬੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਆ जी। राजवीर सिंह पंजाब के अमृतसर में रहते हैं। कुछ साल पहले तक ये दूसरे किसानों की तरह ही गेहूं और धान की फसलें उगाया करते थे। फिर इन्होंने गन्ना उगाना शुरू किया और अब गुड़ तैयार कर रहे हैं। गुड़ उद्योग भारत का पुराना उद्योग है। जहाँ जहाँ ईख पैदा होती है वहाँ ये उद्योग काफी प्रचलित है। गुड़ बनाने के लिए पहले गन्ने की पिराई होती है और फिर रस को गर्म किया जाता है। गन्ने के रस में कई तरीके की अशुद्धियाँ मिली रहती हैं, जिन्हें रस से अलग करना बहुत ज़रूरी है। गर्म होने के बाद रस चाशनी में बदल जाता है। गुड़ आमतौर पर 3 तरीके का होता है, ठोस, तरल और पाउडर वाला। गुड़ उत्पादन के कारण राजवीर की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। KVK ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮਦਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਘੱਲਿਆ, ਲਖਨਊ ਸੀਦਾ ਵੀ ਘੱਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵੀ ਜੋ ਬਰੀਕੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਭਿੰਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਚੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵੀ ਘੱਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਫਾਰਮਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੋ, ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਧੀਰਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਗਵਾੜਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਕ੍ਰੌਪ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਹਲਦੀ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਗੰਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਲਦੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦਾ ਹਲਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। भारत गुड़ का प्रमुख व्यापारी और निर्यातक देश है। 2022-23 के दौरान हमने 7.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक गुड़ दूसरे देशों को निर्यात किया था। विश्व बाजार में इसकी कीमत 4,000 करोड़ से भी अधिक थी। तो चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। बने रहिएगा दूरदर्शन किसान पर। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। चलिए अब बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। मिट्टी के
उर्वरकता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक तत्व फल और सब्जियों के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जिससे हम स्वस्थ रह पाते हैं। ऐसे में मिट्टी का स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिट्टी के स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम जानकारी अब विद्यालयों में भी पढ़ाई जाने लगी है। इसके लिए मुख्यतः विशेष कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जैसे कि स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम। आइए जानते हैं क्या है ये प्रोग्राम। सभी बच्चों को सुप्रभात। सुप्रभात मैम। आज हम बात करेंगे मिट्टी के स्वास्थ्य की। मैम, मिट्टी का स्वास्थ्य, क्या मिट्टी का भी स्वास्थ्य होता है? हमने तो मिट्टी को नॉन लिविंग समझा था। बच्चों, मिट्टी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाखों सूक्ष्म जीव भी मिट्टी में निवास करते हैं और हम जो भी खाते हैं वो मिट्टी से ही तो आता है, जैसे फल, सब्जियां, फसलें इत्यादि। ओ मैम, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। स्वस्थ मिट्टी से जहाँ पौधों, वृक्षों और फसलों को पोषण मिलता है, वहीं अच्छे पोषण से हम भी स्वस्थ रहते हैं। वहीं खराब मिट्टी के स्वाद से हमारी जैव विविधता और कृषि जलवायु भी सीधे प्रभावित होती हैं। मैम, तो कैसे पता चलेगा कि मिट्टी स्वस्थ है कि नहीं? ठीक वैसे ही जैसे हम अपने शरीर के स्वास्थ्य की जांच ब्लड टेस्ट और एक्सरे इत्यादि से करते हैं, उसी प्रकार मिट्टी स्वस्थ है या नहीं, उसके लिए हम मिट्टी के विभिन्न पैरामीटर्स की जांच करते हैं। समझ आ गया मैम। मिट्टी के जांच के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमारी मिट्टी क्यों बीमार है। सही समझे बच्चे। इसीलिए भारत सरकार ने बच्चों को मिट्टी के स्वास्थ्य का महत्व समझाने के लिए स्कूल सॉइल हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। मैम, स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम में हम क्या सीखेंगे? इस प्रोग्राम के द्वारा केवीके वैज्ञानिक आपको मिट्टी का महत्व, मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच के लिए सैंपल कैसे लेने हैं और अन्य जरूरी जानकारियां देंगे। आप विद्यालय में लिए गए मिट्टी के सैंपल की 12 पैरामीटर्स पे जांच करेंगे। हेलो बच्चों। हेलो सर। जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है, पर मिट्टी का स्वास्थ्य खराब कैसे होता है, पहले ये जानते हैं। अत्यधिक रासायनिक उपयोग के कारण जीवाणुओं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का संतुलन विघटित हो सकता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता घट जाती है और फसलों की उपज में भी कमी आती है। मिट्टी की क्षति का ये एक मुख्य कारण है। जलवायु परिवर्तन के कारण मिट्टी परिवर्तित होती रहती है, जिससे किसानों को फसलों को उगाने में और मुश्किल होती है। इसके अलावा वायुमंडलीय बदलाव से मौसम की अनियमितता बढ़ती है, जो कि फसल के चक्र को प्रभावित करता है। मिट्टी का कटाव या खनन भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इससे भूमि का स्तर कम हो जाता है और ये खेती के लिए कम उपयुक्त हो जाती है। इन सभी कारणों को ध्यान में रखकर हमें मिट्टी की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। तो बच्चों, मिट्टी की जांच क्यों महत्वपूर्ण है, समझ आया? जी सर। तो बच्चों, मिट्टी के परीक्षण के बाद भारत सरकार किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड देती है। यह एक विशेष प्रकार का कार्ड होता है जिसमें मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां होती हैं। यह आपकी मिट्टी के 12 पैरामीटर्स की मापदंड करके उसमें पोषक तत्वों की मात्रा, मिट्टी की बनावट, पीएच स्तर और उत्पादकता से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों के बारे में बताता है। स्वास्थ्य कार्ड द्वारा दी गई सिफारिशों का उपयोग करके किसान न सिर्फ अपनी मिट्टी को स्वस्थ रख सकता है, बल्कि उत्पादकता भी बढ़ा सकता है। तो बच्चों, आप तैयार हैं कि खेत में जाके मिट्टी का नमूना लें? जी सर। मिट्टी का नमूना लेकर लैब में जाकर समझेंगे कि मिट्टी की जांच कैसे करें। मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच पूरी होने के बाद मिट्टी के स्वास्थ्य पैरामीटर को मिट्टी के स्वास्थ्य पोर्टल में दर्ज करके मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड बनवा लेंगे। बन गया हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड। बच्चों, अब समझते हैं कि मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर SRLM दीदी किसानों को क्या समझाती हैं। बच्चों, मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से हम किसानों को एक सतत, समृद्ध और स्वस्थ खेती की जानकारी देते हैं। हम इसके माध्यम से किसानों को समझाते हैं कि उनकी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है और उसे सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। कई भारतीय राज्यों की मिट्टी की गुणवत्ता खराब है
और इसका असर फसलों की उपज पर भी पड़ता है। इस समस्या का हल करने के लिए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट द्वारा विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का सही समय पर सही मात्रा में फसलों के अनुसार उपयोग करते हैं। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में किसानों को बताया जाता है कि जैविक बायोफार्म उर्वरक पिछली फसल के अवशेष, मल्चिंग, पशुओं के बचे विशिष्ट पदार्थ, फसल रोटेशन आदि को उपयोग करके मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। यह उपाय मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और फसलों की उपज में भी सुधार लाते हैं। खेतों में इन तकनीकों के उपयोग की जानकारी देकर हम अपने परिवारों को और किसानों को सतत, स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप हमें कोई प्रश्न, कुछ सुझाव भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। इसके साथ ही अगर आप हमें पत्र भेजना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस है कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सालाना 1 करोड़ लोगों की जान लेने वाले कैंसर के इलाज में मैसेंजर RNA से लगी उम्मीदें। कैंसर के इलाज के इस नए तरीके के बारे में जानिए मंथन में इस शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। You can watch Doordarshan's national channel on 197 number on Tata Play, 148 number on Airtel,
302 number on Sun, 175 number D2H, 040 number on Hathway, 138 number on Den, 193 number on Dish TV and 002 number on DD Free Dish. डीडी के साथ बदलते